Hello students, in this lecture we are going to learn about basic concept of curve generation. Okay, कर्व जनरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझना है इस लेक्चर में। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कर्व किस कहते किसको हैं, है ना। जैसा कि इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन्स हैव अ सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म विच मेक्स देम इजी टू डील विद इन सच ऑपरेशन एज ट्रांसफॉर्मेशन और क्लिपिंग। ओके, however many real world objects are inherently smooth and involve curves to represent them. Okay, natural objects are neither perfectly flat nor smoothly curved but often have rough jagged contours. In this chapter we shall introduce methods for generating curves. कहने का मतलब ये है, इसमें यहाँ पे ये यही बताना चाह रहा है कि लाइन भी एक कर्व है ना। स्ट्रेट लाइन, सिंपल लाइन भी एक कर्व ही होता है, बट लाइन इज अ वेरी सिंपल कर्व। मीन्स इसमें न तो आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, न कहीं पे कोई इसमें कॉम्प्लिकेसी नहीं है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड कर्व नहीं है। जैसे इसमें लिखा ना एक वर्ड कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर नेदर परफेक्टली फ्लैट नॉर स्मूथली, है ना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट ले लें, कुछ भी, जैसे फ़ैन ले लें, है ना। फॉर एग्जांपल फ़ैन हो गया हमारा, एसी हो गया हमारा, कूलर हो गया, है ना, टेबल हो गया, चेयर हो गया, इस है ना, इसमें ये कई सारे सिंपल कर्व्स को मिलाकर के बने हुए हैं, है ना। कई सारे सिंपल कर्व्स, जैसे वन ऑफ सिंपल कर्व इज लाइन, जैसे हमने इसमें पढ़ा। और लाइन को जितना सिंपल कर्व होगा उसमें ऑपरेशन करना उतना ही आसान होगा। जैसे इसमें लिखा है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसकी क्लिपिंग करना बहुत ही इजी है, लेकिन जितना कम कर्व आपका कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, है ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसमें एडिटिंग करना, उसकी क्लिपिंग करना, वो जो है कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड कर्व उतना ही कॉम्प्लिकेटेड उसमें एप्लीकेशन, उसमें प्रोसेसिंग करना हो जाएगा, है ना। तो कहने वाला ये हुआ कि जो हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स को ही मिलाकर बने हुए हैं। नेचुरल ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स हैं, न कि सिंपल कर्व, है ना। अब समझने वाली बात यह है कि इन कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स को जनरेट कैसे करते हैं, इनका जनरेशन कैसे है। तो इसमें यहाँ पे दो अप्रोच बताए गए हैं कर्व जनरेशन के। एक तो कर्व जनरेशन एल्गोरिदम है और दूसरा आपका इंटरपोलेशन है ना। मीन्स फर्स्ट इज बाय यूजिंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का यूज़ करके एक तो कर्व जनरेट किया जा सकता है, कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, उसको हम फॉलो करते जाएंगे और हमारा कर्व जनरेट हो जाएगा। एंड सेकेंड वन इज इंटरपोलेशन, है ना। तो अब इन दोनों को हमें पढ़ना है कि कर्व जनरेशन एल्गोरिदम क्या है, इससे हम कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स, है ना, कैसे जो है जनरेट कर सकते हैं, और दूसरा इंटरपोलेशन क्या है और इसका यूज़ करके हम कैसे कर्व्स जनरेट कर सकते हैं। तो सब पहला देखते हैं हम लोग कर्व जनरेशन एल्गोरिदम। फर्स्ट वन इज कर्व जनरेशन एल्गोरिदम। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वन अप्रोच टू कर्व जनरेशन इज टू develop a curve generation algorithm such as a DDA. With this approach, a true curve is created. DDA DDA हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। वही जो लाइन में यूज़ किया था सबसे पहला एल्गोरिथम हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में यही पढ़ा था, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर।
है ना। हमने इसका यूज़ करके लाइन जनरेट किया था। लाइन भी एक कर्व ही है, बट सिंपलेस्ट कर्व कह सकते हैं, है ना। तो उसी का यूज़ इसमें करने को कह रहा है कि DDA uses the differential equation for the curve. Everybody knows, if we know a differential equation for the curve, we can write a digital differential analyzer algorithm, है ना, which will calculate the coordinates of points on the curve. यही हम लोग ने किया था, है ना। सब्सिक्वेंट कोऑर्डिनेट वैल्यूज हम लोग जो है फाइंड आउट करते जा रहे थे बाय यूजिंग DDA, और इस तरीके से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट लाइन जनरेट हो जा रहा था। द डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर सिंपल कर्व, ओके, द डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर सिंपल कर्व्स such as a circle and ellipses are fairly easy to solve, and generation algorithms for them can be implemented in hardware, है ना। सिंपल कर्व मीन्स सर्किल भी एक सिंपल कर्व के अंडर में आएगा, है ना। सिमिलरली एलिप्स भी कह सकते हैं सिंपल कर्व में आएगा। बेसिकली सिंपल कर्व के कैटेगरी में कौन कौन से कर्व आ सकते हैं। सिंपल कर्व उनको कहा जा रहा है जिनका एक प्रॉपर डेफिनेशन हो, जिनको हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकें, है ना, कि सर्किल कैसे बनता है ना। एक सेंटर होगा और एक सेंटर से एक डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट हम डिटरमाइन करेंगे, और उस पॉइंट को उस सर्किल के 360 अगर रोटेट कर देते हैं तो सर्किल बन जाता है, ओके। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सर्किल भी हमारा क्या है, एक सिंपल कर्व है। लेट अस यूज DDA एल्गोरिथम फॉर जनरेटिंग सर्कुलर आर्क्स। एक्चुअली हम लोगों ने DDA का यूज़ किया था लाइन जनरेशन में। यहाँ हम इसका यूज़ आर्क जनरेट करने में करेंगे। तो आर्क से सभी लोग वाकिफ़ होंगे कि आर्क होता क्या है, अ पार्ट ऑफ सर्किल, ओके। तो आर्क जनरेट कैसे होगा, मैथमेटिकली हमें इसको शो करना है कि मैथमेटिकली आर्क कैसे हम जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग DDA एल्गोरिथम। ये बेसिक है, दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व जनरेशन। अभी हम सिंपल कर्व को लेके चल रहे हैं कि हम सिंपल से सिंपल कर्व कैसे जनरेट कर रहे हैं। लाइन का तो हम लोगों ने देखा है ना। लाइन हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में ही जनरेट करके देख चुके हैं। अब लाइन से थोड़ा सा और थोड़ा सा उससे हायर लेवल का एक कर्व, आर्क, पार्ट ऑफ सर्किल, आर्क बन जाएगा तो सर्किल भी बन जाएगा, है ना। तो आर्क कैसे बन रहा है उसको हमें DDA का यूज़ करके देखना है। आगे कंटिन्यू करते हैं, लिखा हुआ है लेट अस सी द DDA एल्गोरिथम फॉर जनरेटिंग सर्कुलर आर्क्स। द इक्वेशन फॉर द आर्क कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एन एंगल पैरामीटर थीटा एज फॉलोज। फिगर 14.1 में आप सभी लोग को दिख रहा होगा, है ना। एक सेंटर है x0 y0, जिसका कोऑर्डिनेट x0 y0 है सेंटर का, और इससे जो है R डिस्टेंस पे, कैपिटल R डिस्टेंस पे एक इनिशियल पॉइंट है, दिख रहा होगा सभी लोग को। और इस इनिशियल पॉइंट से हम जब थीटा एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो एक आर्क बनेगा। इज दैट क्लियर। इस इनिशियल पॉइंट से जब हम एंगुलर डिस्टेंस थीटा क्वांटिटी का एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो एक आर्क जनरेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वही जैसे हम लोगों ने आप लाइन में किया था वैसे ही सिंपल करेंगे, है ना। एक वेरिएबल पॉइंट x डायरेक्शन में x ले लेंगे और y डायरेक्शन में y ले लेंगे। अब इस वेरिएबल पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, थीटा के फॉर्म में करना है ना। एंगल पैरामीटर थीटा, इन टर्म्स ऑफ एंगल पैरामीटर थीटा। तो अब एंगुलर
डिस्टेंस में, है ना, एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन क्या होता है और वाई डायरेक्शन क्या होता है। जब हम कॉस अप्लाई करते हैं एंगल पे तो हमें एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस मिलता जाता है। और जब हम आपका साइन फंक्शन अप्लाई करते हैं थीटा पे तो हमें हाइट मीन्स वाई डायरेक्शन में सब्सिक्वेंट पॉइंट्स मिलते जाते हैं। तो वही इसमें किया हुआ है, एक्स इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा और प्लस एक्स नॉट। मीन्स अगर ओरिजिन से सेंटर का डिस्टेंस एक्स नॉट है एक्स डायरेक्शन में तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? In this way, we can say that small x is equal to r cos theta plus x naught and small y is equal to r sin theta plus y naught, where x naught, y naught are the coordinates of center. Okay. आगे जो है सिंपल कैलकुलस का यूज़ किया गया है ना। इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो dx क्या हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। एंड dy क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है। ओके। अब इक्वेशन 1 से आर का कॉस थीटा और आर साइन थीटा की वैल्यूज़ को dx और dy के वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर दिया जा रहा है। इज दैट क्लियर? है ना। तो हमारा फाइनली dx और dy क्या मिल जा रहा है, माइनस वाई नॉट डी थीटा एंड डी वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट डी थीटा। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो हमारा dx और dy है, dx और dy यही इसी मिनिमम डिस्टेंस से हम सब्सिक्वेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलता जाएगा कि कहाँ किस पे, आर्क पे, है ना। आर्क पे हमें dx और dy जब हम हर एवरी सब्सिक्वेंट x की वैल्यू में dx ऐड करते जाएंगे और y की वैल्यू में dy ऐड करते जाएंगे, इस तरीके से हमें सब्सिक्वेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिलते जाएंगे। तो एक्चुअली हमने क्या किया कि dx और dy जो थे उनको d थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट किया है। मीन्स एंगल के टर्म में रिप्रेजेंट किया है, और वो भी एंगल क्या है, अ वेरी स्मॉल एंगल, क्योंकि डी थीटा है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देखिए यही लिखा हुआ ना, फाइंड x2 अगर हमारा एंड पॉइंट है r का, तो x2 हो जाएगा x1 प्लस डी एक्स एंड y2 इक्वल टू y1 प्लस डी वाई, where x1 y1 is the coordinate of initial point on the arc। ठीक है। और यहाँ से x2 की वैल्यू हम x2 की वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि dx की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं माइनस वाई नॉट डी थीटा, एंड सिमिलरली dy की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स नॉट डी थीटा। ओके। तो ये हमारा x2, और इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। x2 की वैल्यू आ गई हमारी x1 माइनस y1 माइनस वाई नॉट डी थीटा, और y2 की वैल्यू आ गई हमारी y1 प्लस x1 माइनस एक्स नॉट डी थीटा। ओके। ये हमारी वैल्यूज़ आगे फाइनल जो है एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट की। x2 y2 क्या है, हमारे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, किस पे, आर्क पे। ओके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आर्क जनरेशन कैसे होता है। ठीक है। यहाँ पे डी थीटा की वैल्यू भी दिया हुआ है, डी थीटा शुड बी मिनिमम, डी थीटा की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। क्यों
होनी चाहिए, क्योंकि तब तब कम से कम होगा तभी हमें मिनिमम डिस्टेंस पे नेक्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा, और तभी वो हमें स्मूथ कर्व मिलेगा। तो फाइनल हम क्या कर सकते हैं कि हमें स्मूथ कर्व चाहिए था, इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमें मिनिमम थीटा की वैल्यू चाहिए, और वही उसी की वैल्यू इसमें लिखा हुआ है, मिनिमम ऑफ 0.01 और 1/3.2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स नॉट प्लस y माइनस वाई नॉट। ओके, तो डी थीटा की वैल्यू क्या लिखी हुई है, या तो इन मीन्स 0.01 या 1/3 इंटू टू, सॉरी, तो डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों वैल्यू मीन्स 0.01 या 1/3.2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस वाई माइनस वाई नॉट, इन दोनों वैल्यू में से जो भी मिनिमम होगा वो डी थीटा की वैल्यू होती है। ये बाई एक्सपेरिमेंट जो है निकाला गया है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने सबसे एकदम स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो है दो मेथड थे, एक तो कर्व जनरेशन की, फर्स्ट था बाय यूजिंग एल्गोरिथम और सेकंड था इंटरपोलेशन। तो ये एल्गोरिथम जो है डिराइव किया गया है। फर्स्ट स्टेप इज रीड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्स नॉट वाई नॉट, ओके, रेट द आर्क एंगल थीटा, ओके, है ना, रीड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द आर्क, सपोज दैट इज एक्स कॉमा वाई, कैलकुलेट डी थीटा, ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया है ना, एंड इनिशियलाइज एंगल इक्वल टू 0 वाइल, है ना, क्योंकि हमें अभी जीरो से एंगुलर डिस्टेंस 0 से शुरू करके थीटा तक जाना है, थीटा के एंगुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, इसीलिए इनिशियल एंगल 0 रखा गया। वाइल एंगल शुड भी, है ना, जब तक एंगल थीटा नहीं हो जा रहा है तब तक हमें ये काम करना है। क्या, कौन सा, इसे डू वाइल लूप लगा दिया है, वाइल लूप लगाया है, पुट पिक्सल एक्स वाई, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, और एक्स की वैल्यू वो ये ऊपर जो लिखा हुआ है वही है। ओके, एक्स और वाई की वैल्यू, और एंगल इसको एक्स और वाई की वैल्यू निकालते जाएंगे, सब्सिक्वेंट एक्स और वाई की वैल्यू निकलता जाएगा इस फार्मूले से, और एंगल में डी थीटा हर बार ऐड होता जाएगा। इस तरीके से हमें सारे कोऑर्डिनेट वैल्यू मिल जाएंगे जब तक हम थीटा एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर लेते हैं। और यही आपका आर्क जनरेटिंग एल्गोरिदम था। इसी तरीके से हम कोई भी किसी भी कर्व को जनरेट करने के एल्गोरिदम को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली। तो ये आपका था फर्स्ट मेथड ऑफ जनरेटिंग कर्व। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।